लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, एनवायरमेंटल, ट्रैकिंग, कल्चरल, पिलग्रिमेज, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं। फॉरेन टूरिस्ट जिसका सीजन यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर रहता है। कहने को तो यहाँ मनमोहक शांत प्राकृतिक नजारों को देखकर ऐसा लगता है कि हर जगह खामोशी पसरी पड़ी हो, पर यहाँ के होटलों को देखकर ऐसा लगता है कि आधुनिक सुख सुविधा के हर साजो सामान से ये सुसज्जित हों, जो अपनी खुली बाहों से पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम होता है कि हमें हाई एल्टीट्यूड की वजह से कोई बीमार ना पड़ जाए। लोग यहाँ डरते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड ऐसी डिजीज है जो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पहले 24 आवर एटलीस्ट वहाँ रेस्ट करवा ले, और उसके बाद अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ वी हैव वेरी गुड हॉस्पिटल, अच्छा सा एक हॉस्पिटल भी है, और कुछ डॉक्टर्स है जो होटल्स में भी सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो इनको यहाँ हाई एल्टीट्यूड की वजह से डर के अपने टूरिस्ट अपने जो प्रोग्राम वगैरह कैंसिल नहीं करना चाहिए। लद्दाखी मान्यता के अनुसार इन रंग बिरंगे झंडों के ऊपर प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं, जो कि सारी धरती पर हवा के झोंकों के साथ साथ बहती हुई शांति का पैगाम पहुंचाती चली जाती हैं। तकरीबन 18,380 फीट की ऊंचाई पर है खारडुंग पास, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। खारडुंगला से ढलान की ओर होता हुआ ये रास्ता नुब्रा वैली को जा मिलता है। साल के ज्यादातर महीनों में ये बर्फ से ढकी रहती है। श्योक नदी का स्वच्छ निर्मल बहता ठंडा पानी मानो सीधा स्वर्ग से उतरकर नीचे आया हो। और ये है डिस्किट मोनेस्ट्री का विहंगम दृश्य। और जो ये सड़क के साथ साथ चलते चलते छोटे छोटे गोम्पास हैं, ये यहाँ के स्थानीय जीवन की धार्मिक आस्थाओं में बखूबी रचे बसे हुए हैं। स्वर्ग से सुंदर इस धरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सैलानी यहाँ आते हैं। We're staying here for 3 days in Leh. First to acclimatize to the altitude, right, and then we're going up to Himis National Park, right, looking for wildlife, birds, mammals, right, and hopefully more in particular for snow leopards. People are marvellous here in Leh. We've been made very welcome, especially at our hotel. The service has been wonderful from the people there. So I do recommend Leh as a place for tourists to come. For your neighbors and friends. Exactly. यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी यूनिक है और बहुत से इंडेंजर्ड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लगभग 30 मैमल स्पीशीज हैं जो वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे हैं, जो मैमल्स की हैं, और इसके अलावा 300 बर्ड की स्पीशीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। वन्य जीवों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी ये जगह रोमांच से भरपूर है। लद्दाख में अपने आप में अनूठे और दुर्लभ वन्य प्राणी पाए जाते हैं, फिर चाहे वो 2 कुबड़ वाला ऊंट हो या फिर जंगली लद्दाखी गधा। और इसी तरह देशी विदेशी पंछी भी यहाँ आकर डेरा डालते हैं। लद्दाखी फाल्कन, सारस, हंस वगैरह आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और इन सब के अलावा व्हाइट स्नो लेपर्ड, जो अपने आप में एक दुर्लभ वन्य प्राणी है, और अगर ये आपको यहाँ देखने को मिल जाए तो मानो आपका लद्दाख आना सार्थक हो गया। ढलते दिन के वक्त ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के कहीं पीछे छुपता सूरज,
हसीन वादियां, सीधे सादे यहाँ के लोग जिन्हें देखने मिलने आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। और भाई लेह लद्दाख की सैर के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ चल रहा है। कंज्यूमर के हितों की बात हो रही है, साथ ही साथ बात हो रही है हेल्दी कंपटीशन की। और ये बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खुद मौजूद हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन श्री धनेंद्र कुमार जी। और सर, इससे पहले कि हम इस बातचीत को, सवाल जवाब को और आगे बढ़ाएं, बड़ी देर से पूना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जरूर, क्या सवाल है आपका, बताइए। हाँ, नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ पुणे से। नमस्कार जी। सरकार ने अभी हाल फिलहाल में अधिग्रहण एवं संविलियन कानून पारित किया है। तो चेयरमैन साहब से मेरा सवाल है कि क्या जो कंपनीज जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है आज के दिन अधिग्रहण के बारे में, क्या उन्हें भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति जरूरी होगी? सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आपकी बड़ी शुद्ध हिंदी पर और आपकी जानकारी पर कि आपको कई चीजें तकनीकी तौर पर पता हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में आपका प्रश्न है कि 1 जून से जो सरकार ने लागू किया है, क्या ये अब जो पाइपलाइन में है केस चल रहे हैं उन पर भी लागू होगा? तो ये चीज विचाराधीन है। हमारे जो रेगुलेशंस बन रहे हैं उसमें विचाराधीन है। हमारी कोशिश यही है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि देश में ये प्रक्रिया रुके नहीं। तो हमारी कोशिश यही है, अभी इस पर फाइनल फैसला कमीशन में होना है कि 1 जून से पहले वालों पर ये लागू ना हो, जो नए वाले होंगे उस पर लागू हो। लेकिन हम 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये फाइनल रेगुलेशंस इसके बारे में अनाउंस कर देंगे। ठीक, तो सर सीसीआई जो है, जो इसने जो एक्ट्स बनाए हैं, वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हथियार है कंज्यूमर्स के लिए भी, प्लस बिजनेस करने वालों के लिए भी, जिससे कि उनका बिजनेस सुचारू रूप से चले और कंज्यूमर आराम से अच्छी खरीदारी करें और उनके हित में हो सारी खरीदारी। लेकिन ये हथियार आपके पास होना, ये सुविधा होना, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो वो ना होने के बराबर ही है। तो इस दिशा में भी आप कर रहे हैं कुछ काम कि जागरूक किया जाए लोगों को? एक तो यही कर रहे हैं आपके साथ बैठकर जागरूकता बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने सही बात पूछी। ये कंपटीशन एक्ट की धारा 49 के अंतर्गत हमारा ये काम है कि कंपटीशन एडवोकेसी करें और सभी स्टेक होल्डर्स में ये जागरूकता पैदा करें। तो इसके लिए हम जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या इवेंट्स ऐसे करते रहते हैं। और ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जिसके अंदर की न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के सभी कोने कोने में जाकर मैं और मेरे सहयोगी मेंबर्स ये करते रहते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम, जिससे लोगों को जानकारी होती है। और पिछले दिनों में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम तो कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स एसोसिएशंस के साथ भी किए थे कि उनको भी उनके हितों की जानकारी मिले कि किस प्रकार कंपटीशन कमीशन उनके हितों के लिए काम कर सकते हैं। और हमें लगता है कि काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है इस तरफ। इसी के साथ अगली कॉलर हमारे साथ हैं, कृष्णा ने हमें फोन किया है। बताइए कृष्णा, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी। हेलो जी, सवाल पूछिए आप अपना। Yeah, sir, the government's decision with regards to the preferential treatment which is going to be given to sovereign wealth funds of for the percent of giving an open trigger offer the moment they reach the controlling stake of 20%, which is normally, which comes to play after 15% case of other FDI proposals. Don't you think this is also against the spirit of competition for which provides a level playing field of all kinds of, FDI proposals? आपका प्रश्न बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और मुझे खुशी है कि हम जो जागरूकता पैदा करना चाहते हैं तो एक सेक्शन में तो काफी जागरूकता पहले ही है। ये प्रश्न भी जो हमारे रेगुलेशंस अभी बन रहे हैं उनसे संबंधित है। तो इसके बारे में मैं अभी कोई सीधे उत्तर नहीं देना चाहूंगा। हमारे रेगुलेशंस 3-4 दिन में आने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ बात हुई तो मुझे बड़े शौक से जब चाहे पूछ सकते हैं।
एक चीज की तरफ मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं मार्केट में कंपटीशन की, हेल्दी कंपटीशन की। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस कंज्यूमर की नजर में आती है कि कहीं पर कंपटीशन रोका जा रहा है, मिसाल के तौर पर स्कूल्स का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है कि जो उनके वेंडर्स हैं, आपको पेरेंट्स को अक्सर मजबूर किया जाता है कि आप वहीं से यूनिफॉर्म खरीदें या वहीं से किताबें खरीदें। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस तरह से कंज्यूमर को मजबूर करते हैं और मार्केट में कंपटीशन का फ्लो रोकते हैं? जी बिल्कुल सही है आपकी बात। ऐसे क्योंकि हमारी ये अभी नई सी संस्था है और इसके बारे में जो ये कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है कंपटीशन बढ़ाने की, ये भी नई सी है, तो इसके बारे में बहुत जानकारी तो है नहीं। और बहुत सारे अदारों में ये नहीं कि जानबूझकर हमें इसकी अवहेलना करनी है, बल्कि अनभिज्ञता के कारण कि उनको इसका पता नहीं है, तो इस प्रकार एज ओल्ड प्रैक्टिस चली आ रही है, तो अवहेलनाएं होती रहती हैं। तो जो ऐसी कोई बातें हो, कंप्लेंट की जा सकती हैं और उन कंप्लेंट्स के बारे में फिर हम नोटिस देकर उनको बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। और इससे संबंधित एक बात ये जो आपने कही, चूंकि एज ओल्ड प्रैक्टिस की बात है, तो हमारी बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस ऐसी हैं, क्योंकि अभी तक होता ये आया था कि ट्रेड एसोसिएशंस अपने तरीके से काम करती थी, अपने मेंबर्स के लिए कि ये हमारे रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, इस तरीके से आप काम करेंगे, या कोई नया आदमी तब तक नहीं ट्रेड शुरू कर सकता हमारे यहाँ जब तक हमसे नो ऑब्जेक्शन ना ले ले या कुछ भी ऐसा ना कर लें। हमारे पास बहुत सारे केसेस इस प्रकार के आए जो ट्रेड एसोसिएशंस की इस प्रकार की बातों से संबंधित थे। तो ट्रेड एसोसिएशंस का बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है, और इकोनॉमी में और ट्रेड को अपने तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाने में बहुत अच्छा वो कर सकती हैं और करती हैं। लेकिन अगर वो इस प्रकार की बात करने लगे कि प्राइस फिक्स करने लगे कि हमारा कोई भी मेंबर इस कीमत से कम नहीं बेचेगा, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया, कंज्यूमर के हितों के खिलाफ हो गया। या ये तय करने कि भाई इतने जो हमारे मेंबर्स हैं ये तो नॉर्दर्न टेरिटरी में बेचेंगे और ये साउदर्न टेरिटरी में बेचेंगे और ये करेंगे, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये गलत हो गया। या कि हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स, अभी सरकार का टेंडर आ रहा है तो भाई इस दफा ये मेंबर्स दे देंगे टेंडर, बाकी मेंबर्स नहीं देंगे, और अगली दफा तुम दे देना, ये नहीं देंगे। अगर ट्रेड एसोसिएशंस इस प्रकार की कोई बात दुनिया में, बल्कि ज्यादातर ट्रेड एसोसिएशंस ने अपने आप में डूज एंड डोंट्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम तो यंगेस्ट एक तरीके से कंपटीशन कमीशन है वर्ल्ड में। दुनिया में 120 ऐसे कंपटीशन एजेंसीज हैं। अमेरिका तो सबसे पुरानी है क्योंकि वहां पर फ्री एंड ओपन कंपटीशन चल रहा है, और शर्मन एक्ट के बाद में और बाकी सब जगह भी। तो ये लोगों में एक जानकारी के अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो सर, इतनी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में भी अब लोग अपने ग्रीवांसेस रख पाएंगे, इस तरह की प्रतिस्पर्धा जहां रुक रही होगी। हम बात करेंगे कि शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए। उससे पहले पूजा ने इंदौर से हमें कॉल किया है। जी पूजा, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, my question is that we see bid rigging and collusive bidding, these are rampant in public procurement. Right. Now my question for the chairman is that, sir, how do you visualize this problem to be addressed by the commission? Very good question, Pooja ji. Bid rigging and collusive bidding is responsible for a huge loss to public exchequer all over the world. हमारे देश में भी समझा जाता है कि बिड रिगिंग collusive bidding से सरकारी खजाने को बहुत नुकसान होता है। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, कोई 15-20% की बात करते हैं, कोई 25 से 30% की बात भी करते हैं। एटलीस्ट कई बार तो क्या होता है कि मजबूरन कोई सब स्टैंडर्ड चीज भी खरीदी जा सकती है। लेकिन मैं नहीं कहता होती हैं, लेकिन अटेम्प्ट होते हैं। इसके लिए सरकार की बहुत सारी एजेंसियां कार्यरत हैं। सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर फॉर एग्जाम्पल, वो विजिलेंस करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बाद में देखते हैं पोस्ट फैक्टो किसी ट्रांजैक्शन के बाद में कि क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हुए। लेकिन कंपटीशन कमीशन जो थर्ड सी है, सीवीसी, सीएनएजी एंड सीसीआई, उसका रोल, जो भी नई संस्था बनी है, उसका रोल ये है कि जो कंपनी है जो शुरू में जो बिड देती हैं, अगर आपस में मिलकर वो इस प्रकार की कोई चीज करने लगे तो उससे तो सरकारी खजाने का नुकसान हुआ। सरकारी खजाना तो अल्टीमेटली जनता का ही पैसा है ना जी। और जो चीज खरीदी जाए वो चीज भी अगर कोई पूरी क्वालिटी की अच्छी ना मिले
तो जो कंपटीशन के फायदे होने वाले थे वो नहीं हुए। और ग्लोबली ये देखा गया है कि बिड रिगिंग, कल्यूसिव बिडिंग इतनी रैम्पेंट होती है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में,